Hello guys, welcome back to my YouTube channel Learn Kanun with Surya, and today we are going to study about the concept of electoral bonds. Electoral bonds क्या है? अभी रिसेंटली इसका बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनवैलिड भी कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स था क्या और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड कर दिया। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जानने से पहले हम लोग जानते हैं इसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है वो 2017 में इंट्रोड्यूस करी थी पार्लियामेंट में, और ये बिल पास भी हो गया था और ये एक्ट बन गया था 2018 में। ये इम्प्लीमेंट हो गया था 2018 में। इसके भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेसिकली ये था कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग्स जाता है, वो पहले डायरेक्ट फंडिंग जाता था बिफोर 2017, लेकिन आफ्टर 2017 अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देना चाहते हो तो आप एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड की तरह से दे सकते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड इज बेसिकली प्रोमिसरी नोट था। ये जो एसबीआई बैंक को दिया गया था पावर। एसबीआई बैंक इज द ओनली ऑथराइजेशन हु कैन इशू इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स इशू करता था एक प्रोमिसरी नोट के थ्रू। जैसे कि सपोज दैट कि कोई एक बड़ा सा एबीसी कंपनी है, वो बीजेपी सपोज दैट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को कुछ ये देना चाहता है, उसका पार्टी फंडिंग करना चाहता है, तो 100 करोड़ रुपीस का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदेगा एसबीआई बैंक से, जो कि इशू करा जाएगा प्रोमिसरी नोट के थ्रू। प्रोमिसरी नोट इज द समथिंग, जैसे कि आपको एक प्रॉमिस किया जाता है कि एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उतना टाइम में आपको उसको जाके इनकैश करवाना है जिस पार्टी के थ्रू आप करवा रहे हो। तो उसी को प्रोमिसरी नोट का ही सेकंड नाम के जैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड बोला गया। जब एसबीआई में जाके एबीसी जो भी कंपनी है उसने अगर यहाँ पे 100 करोड़ रुपीस दिए हैं फंडिंग में बीजेपी के नाम पे, तो वो बीजेपी के नाम से एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड इशू होगा एसबीआई के थ्रू इस पर्सन को, एबीसी कंपनी को, और बाद में एबीसी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है ये चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी के पास। और ये भारतीय जनता पार्टी जब भी चाहे, जो भी एक टाइमिंग पीरियड होगा, जब भी चाहे बीजेपी उसको जाके इनकैश करा सकती है और सारे पैसे एसबीआई से अपने बैंक में ट्रांसफर करा सकती है। तो ये पूरा सीन था इलेक्ट्रोल बॉन्ड का। बेसिकली ये पार्टी फंडिंग करने के लिए था। ये एक्ट को इसलिए लाया गया था, या फिर ये चीज को इसलिए लाया गया था ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आ सके सिस्टम में कि किस पार्टी को कितना फंडिंग जा रहा है, किसको कितने प्राइसेस डोनेट हो रहे हैं, किस पार्टी को कितना पैसे मिल रहे हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं। तो इन सब चीजों का एक हिसाब हो सके, ट्रांसपेरेंसी हो सके। यहाँ पे ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। जो भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के थ्रू पैसा जमा कर रहा है या फंड कर रहा है किसी पार्टी को, ईसीआई को उसका रिकॉर्ड रखना था और अपने पास फर्निश करना था। उसको पब्लिक नहीं करना था बट अपने पास रखना था। तो 2 आदमी के पास, बेसिकली 3 आदमी के पास इसका पूरा डिटेल रहता था कि किसने पैसे दिए और कितने दिए। पहला वो पार्टी, दूसरा एसबीआई और तीसरा ईसीआई। नॉर्मल पब्लिक के लिए ऑथराइजेशन नहीं था। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन क्यों कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐसा क्यों इनवैलिड कर दिया या फिर स्ट्रक डाउन कर दिया। 15 फरवरी 2024 ये वो डेट है जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्ट्रक डाउन कर दिया, पुट डाउन कर दिया और अब से इनवैलिड हो गया। अब इसमें क्या काउजेस है पहले हम लोग जानते हैं। जब ये 2018 में जब ये इंप्लीमेंट हुआ था, उसी समय एडीआर जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, उसने एज ए पिटिशनर केस कर दिया। और जिसका प्राइमा फेसाई जो इसके एडवोकेट थे वो सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण थे, बहुत हाईली एजुकेटेड एडवोकेट है। वो इनको को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडीआर को। अपार्ट फ्रॉम एडीआर वेरियस अदर पिटिशनर्स आर आल्सो देयर, स्मॉल पिटिशनर्स हु आर कंप्लेनिंग ऑन दैट बिहाफ। एडीआर इज द प्राइम पिटिशनर इन दिस केस, दैट इज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इन्होंने केस करा सरकार पे कि ये जो है ये फ्रॉड करेगा, मिस एप्रोप्रिएशन करेगा, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू गेट द फंडिंग फ्रॉम द पीपल। तो अब जब इसमें एक लॉन्ग बेंच, 5 बेंच जज था सुप्रीम कोर्ट में, सीजीआई खुद ये केस को सुन रहे थे, और सुनने के बाद उन्होंने 15 फरवरी 2024 को इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि जो भी पार्टी अगर कोई फंड कर रहा है, तो मैंने आपको जैसे कि थोड़ी देर पहले प्रीवियसली बताया था कि सिर्फ 3 लोगों के पास इसका नोटिस रहता था, एक एसबीआई, एक खुद जो एक ईसीआई के पास, और एक वो बीजेपी जो जिस भी पार्टी को फंडिंग किया जा रहा है। उन 3 के अलावा और किसी को नहीं पता होता था कि कौन किसके अकाउंट में कितना पैसा डाल रहा है। तो जब इन्होंने ये चीज देखा तो इन्होंने बोला ये हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन के अहेड में क्यों रखा गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो चीज है वो हर एक पब्लिक, हर एक जनरल सिटीजन का राइट है जानना कि कौन कितना पार्टी को कितना फंडिंग दे रहा है, या फिर कौन वो पर्सन है, वो पर्सन कहां से पैसे लाया। ये सब उस तरीके से नहीं होता था। तो बहुत केसेस में क्या हो रहा था कि जो ब्लैक मनी था वो व्हाइट हो जाता था। इस केस में जो भी अर्निंग ब्लैक मनी था वो पार्टी फंडिंग में डोनेट करके और उसको व्हाइट कर दिया जाता था। उसका कोई ब्यूरो नहीं था कि वो कहां से ला रहा है, नहीं ला रहा। अपार्ट फ्रॉम दूसरा सबसे बड़ा रीजन बना वो ईसीआई बना। जब कोर्ट ने ईसीआई को बोला कि आप रिकॉर्ड्स फर्निश कीजिए
कि किसने कितने पार्टी को कब कब कितने पैसे दिए। ईसीआई हैज नो रिकॉर्ड, ईसीआई के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था शो करने के लिए। तो इसको गवर्नमेंट ने टोटली ही जो बताया था कि जो आपका मोटिव था, जो आपका इंटेंशन था, लॉ वाज नॉट रॉन्ग, आपने जो इंप्लीमेंट किया था, जो लॉ बनाया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके, एक फंडिंग को लेके, दैट गलत नहीं था, लेकिन जिस मोटिव और जिस इंटेंशन से आपने बनाया था वो आप अचीव नहीं कर रहे, उसमें आप सक्सेस नहीं कर रहे, और उसके जस्ट विपरीत उल्टा जा रहा है, ये चीज रिवर्स में जा रहा है। ये और ट्रांसपेरेंसी की जगह ये और होच-पोच क्रिएट कर दे रहा है। दिस इज क्रिएटिंग मोर हिंड्रेंस देन क्रिएटिंग द ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे जब ये चीज हुआ तो फिर इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया और इसीलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। जब इसको स्ट्रक डाउन कर देगा तो अभी बेसिक फंडिंग में भी कोई ऑब्जर्वेशन कोर्ट के थ्रू नहीं आया है, बट ये नहीं। दूसरा, ईसीआई को कोर्ट ने बोला है कि 10 मार्च के आसपास में यही कोई डेट दिया है, 10 मार्च के अंदर अंदर ईसीआई को सारा आपको बताना है ब्यूरो की किन किन पार्टीज को कितना कितना फंड गया है, किसके थ्रू गया है, और वो ये राइट टू इंफॉर्मेशन में अब आएगा। इसमें एक चेंजेस ऑब्जर्वेशन दे दिया गया कि अब वो आरटीआई के अंदर आएगा। अब आप जो आरटीआई के अंदर अपना डालते हो, आरटीआई 2005 जो हमारा एक्ट है उसके अंदर आप कुछ भी पूछ सकते हो सरकार से, इंक्लूडिंग पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आप उसके अंदर आप एप्लीकेशन लिख सकते हो कि किस पार्टी को कितना फंड गया और किसने दिया है, उसका क्या पर्पस है, कहां से दिया है। ये सब चीज करने का इसलिए जरूरी हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं जब जो एक डोनेशन, ह्यूज डोनेशन जाता था किसी पार्टी को, तो पार्टी उसके इन्फ्लुएंस में भी काम करती थी। जैसे सीजीआई ने बहुत बड़ी बात बोली थी कि अगर आप किसी पार्टी को 2000 करोड़ रुपए ये दे रहे हो और किसी से 5000 करोड़, उसी सरकार से 5000 करोड़ का आप ये ले रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटिव एडवांटेज के जैसे काम कर रहा था कि अगर आप मेरे को दे रहे हो तो मैं भी आपको दे रहा हूं। तो यहाँ पे एक फेयरनेस, जो बायस, बिना बायसनेस, अब कोई ऐसा बंदा है या फिर कोई ऐसा बिजनेस कंपनी है जो फंडिंग नहीं दे पा रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ट्रेडिंग राइट्स या फिर उसका ऑक्यूपेशन राइट्स को हम स्टॉप कर देंगे या फिर उसको हम इनवैलिड कर देंगे या बायस्ड हो जाएंगे उसके लिए। तो ये जो 2000 करोड़ दे रहा है उसको अल्टीमेटली 5000 करोड़ का उससे जब गवर्नमेंट उसकी आ रही है तो उससे उसको लेके और वापिस आ जा रहा है, उसी से कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। तो इन सब चीजों को क्लैरिटी करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को, और यही पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड का। अभी जो ऑब्जर्वेशन दिया है बेसिकली वो ऑब्जर्वेशन ये है कि अभी गवर्नमेंट को उसको पहले तो आरटीआई के अंदर उसको डालना है और ईसीआई को भी सारा रिपोर्ट देना है। अपार्ट फ्रॉम जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अभी रिलीज हुए हैं और जो इनकैश नहीं हुए वो अब इनकैश नहीं हो सकते, वो सारे वापस जाएंगे। जिन्होंने इशू करा है, जिन ने भी इशू करा है सबको वापस जाएंगे, और जिन्होंने इशू कर लिया और कैश भी हो गया उन सब का ब्यूरो देगा ईसीआई कि कौन था, कितना पार्टी फंडिंग किया 2017-18 से जब से लगा है तब से लेके 24 तक। थैंक यू गाइस।